गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ऑफिशियल पर। आई होप गाइज आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के प्रथम लेसन प्रकाश के शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 में। और यह इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग उस लेसन का सारे इंपॉर्टेंट, चाहे हो या ना हो, ऑब्जेक्टिव करते जाएंगे। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में तो इम्पोर्टेंट्स कुछ नहीं होते, आप लोग जानते ही हैं, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इसका पार्ट फर्स्ट या सेकंड या थर्ड नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आप लोग वहाँ से देख भी सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ यहाँ से कि प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। पहला तो वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे हम लोग इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं, और दूसरा काल्पनिक या आभासी, जिसे हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, चलिए, कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली किरणें। आप लोग निकलने वाले भी लिख सकते हैं या आने वाले भी लिख सकते हैं। निकलने वाली किरणें परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से मिलती है, अर्थात पूर्ण रूप से आकर मिलता हो, जिसे हम लोग रियली में मिलता हो, उस प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली या आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, उस प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगला क्वेश्चन तो हम लोगों का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? काल्पनिक या आभासी। काल्पनिक का अर्थ होता है फ्रेंड्स कि कल्पना कीजिए कि शायद वो वहाँ पे आके मिले। कंफर्म नहीं है कि वो वहाँ आके मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि शायद वो वहाँ आके मिल रहा हो। जैसे शायद राम आ रहा हो, हम लोग कंफर्म नहीं कि राम ही आ रहा हो, लेकिन क्या है कि शायद हम लोग कहीं पीछे बैठे हैं और हम लोग पीछे से आ रहा हो, तो हम लोग क्या कहते हैं कि शायद राम आ रहा हो, हम लोग कल्पना करते हैं। उसी तरह से आगे देखते हैं। तो देखिए, इसका आंसर होगा कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से ना मिलकर, फ्रेंड्स रियली में वो वहाँ पे नहीं मिलता है, वास्तविक रूप से ना मिलकर काल्पनिक रूप से मिले तो उस प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम लोगों का छाया किसे कहते हैं? शैडो, छाया किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कि यदि प्रकाश जिस रास्ते पे आ रही है, स्रोत का अर्थ होता है जिस रास्ते पर वो आ रही है, उसके मार्ग में कोई अपारदर्शक वस्तु रख दी जाए। अपारदर्शक अर्थात प्रकाश जिसे पार नहीं कर पाती हो पूर्ण रूप से, वो प्रकाश को रोक ले अपनी जगह पे, ये समझिए। वस्तु रखी जाती है तो प्रकाश उस वस्तु को आर पार नहीं हो पाती है, जिस कारण से वस्तु के पीछे एक काला आकृति बनती है। जिस कारण से प्रकाश जिस साइड से आ रहा हो उसके अपोजिट, यानी उसके बैक साइड में, उसके पीछे के साइड में, ठीक ना फ्रेंड्स, एक काला छाया या आकृति बनती है, जिसे हम लोग छाया, या आम भाषा में आप लोग समझे तो गांव के भाषा में हम लोग उसे परछाई भी कहते हैं। जो आप लोग अक्सर अपनी परछाई भी देखते ही होंगे, सभी चीज़ की प्रकाश के कारण परछाई बनती है। तो एक क्वेश्चन उठता है कि कोई भी परछाई कब संभव होता है? जब प्रकाश उस पर पड़ती हो। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा गया क्वेश्चन 2 मार्क्स में है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें, अर्थात रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस बताएं। तो इसका आंसर होगा कि निम्नलिखित अंतर होते हैं। आप लोग जानते हैं किसी भी अंतर को हम लोग स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसी को हम लोग लिखते हैं कि वास्तविक और प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। अब अंतर नंबर 1 क्या है कि हम यहाँ 4 अंतर फ्रेंड्स लिखते हैं। आप बोर्ड एग्जाम में 3 अंतर लिख सकते हैं, काफ़ी है, 2 मार्क्स के 3 अंतर बहुत होते हैं, तो हम आपको 4 करा देते हैं, आप लोग लिख सकते हैं 3 को ही। तो इसका आंसर होगा पहला में कि यह प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक है, रियली में समझिए कि वास्तविक है तो वास्तविक कटान से बना। अब उसी तरह काल्पनिक का हो जाएगा एक स्टेप क्या कि यह प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरा होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा। अगला था स्टेप 3 हम लोगों का कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के
पीछे बनता है, बैक साइड में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हमने कहा था कि केवल कल्पना करते हैं कि वो शायद वहाँ आके मिले, तो वो पीछे ही बनेगा। और लास्ट था कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि प्रतिबिंब बनने के शर्त। प्रतिबिंब बनने के शर्त, प्रतिबिंब बनने के क्या क्या शर्त हो सकते हैं कि प्रतिबिंब कब बनेगा। तो इसका आंसर होगा नंबर 1 कि किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस को काटती हुई निकलती हो। पहला नियम तो ये हो गया। और दूसरा नियम हम लोग का होता है कि वक्रता केंद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी रास्ते में वापस लौट जाती हो, पुनः उसी रास्ते में वापस लौट जाती हो। आप लोग परावर्तन का नियम भी जानते होंगे, तो जिस माध्यम से आती है और टकरा कर फिर उसी माध्यम में लौटती है, तो वहाँ पे प्रतिबिंब हम लोगों का ही बनेगा, या प्रतिबिंब हम लोगों का बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ से आपके 1 मार्क्स रखे फिक्स होते हैं, कभी कभी यहाँ से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स आपके फिक्स हैं फ्रेंड्स। और कभी कभी यही क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देते हैं, जैसे वक्रता त्रिज्या, ये सभी कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ दिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हम लोगों का कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा कि दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को, ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे पी से सूचित किया जाता है। आप लोग सिर्फ सिंबल याद रखते चलिए, ये याद है तो अच्छी बात है, लेकिन सिंबल मोस्टली याद रखना होता है, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में अक्सर सिंबल ही देखने को मिलता होगा इस तरह से क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि फोकस किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा कि दर्पण पर आपतित किरण परावर्तन के बाद, दर्पण पर आपतित किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु को काटती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। और फोकस को हम लोग एफ से सूचित करते हैं। फोकस को हम लोग किससे सूचित करते हैं फ्रेंड्स, एफ से सूचित करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। हमने आप लोगों के लिए क्या किया है कि जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसमें टिक कर लिया है, ताकि आप लोग उसको मोस्टली ध्यान में रख सके और उसको कभी ना कभी देखते ही रहें। तो क्वेश्चन था कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को, केंद्र का अर्थ होता है बीच का स्थान, उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसी से सूचित किया जाता है। इसमें कुछ समझने योग्य चीज़ ज़्यादा नहीं थी। तो अगला क्वेश्चन है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। अब यहाँ से समझें कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसे एफ से सूचित किया जाता है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि दूरी किसे कहते हैं, जिस किसी में भी दूरी लगा रहे, तो आप लोग हमेशा दर्पण के ध्रुव को पहले लाइएगा। आंसर के लिए दर्पण के ध्रुव को पहले लाइएगा, और जो क्वेश्चन बोले उसके बीच की दूरी सिर्फ लिख दीजिएगा। आप लोग सिर्फ समझिए, आसानी से समझिए कि हम लोग हमेशा दर्पण के ध्रुव को पहले लाएंगे, और लास्ट में फोकस के बीच की दूरी जो होगी उसके बीच में ला देंगे, बस वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, और इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव, देखिए दर्पण का ध्रुव पहले आया, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे आर से सूचित किया जाता है। कहीं कहीं आप लोग स्मॉल आर भी देखते होंगे। अगला क्वेश्चन था कि वस्तु दूरी किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि दर्पण के ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को, आप लोग याद रखिए हमेशा दर्पण के ध्रुव को पहले लाना है। दर्पण के ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, और इसे यू से सूचित किया जाता है। आप लोग इसके इंडिकेटर को याद रखिए कि इसको किससे इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक सूत्र शुद्ध करते हैं जिसमें होता है 1/f बराबर 1/u जोड़ 1/v, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये हम लोगों का 5 मार्क्स में अक्सर आपको 2 सीटिंग में 1 सीटिंग ये देखने को मिलता है। तो वहाँ पे फिर हम लोगों का शॉर्ट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत सी संकेत हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, यही संकेत हम लोग वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। अगला है प्रतिबिंब दूरी किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि दर्पण के ध्रुव, आप लोग दर्पण का ध्रुव हमेशा पहले करना है। दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, और इसे भी से सूचित किया जाता है। आप लोग ये याद रखिएगा कि भी से सूचित किसे किया जाता है, तो प्रतिबिंब की दूरी को। और क्वेश्चन था कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि दर्पण की चौड़ाई, दर्पण की चौड़ाई जितनी होगी उसे हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं।
तो आई होप आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख ही रहे होंगे। तो अगर आप लोगों ने लास्ट तक देखा तो वीडियो आई होप आपको अच्छी लग गई होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग इसके पिछले पार्ट को भी देखें ताकि आप लोगों को बेहतर से समझ में आए। और संध्या 3 बजे आप लोगों का मैथ का वीडियो अब से डेली प्रोवाइड कल से कर दी जा रही है और अब डेली कर दी जाएगी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम लोग पीछे कर नहीं रहे थे। अब तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।